करें फिर शुरू। तो थोड़ा सा कुछ एक रेंजेस को प्लॉट करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे देख लेंगे नदियां, हिमाचल की नदियों को पहले। थोड़ा सा एक मैप, कोई भी हिमाचल का मैप उसके ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। कुछ एक रेंज को, इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो, उनको प्लॉट कर लेते हैं। तो एक ऐसे रफली मोटा सा हिमाचल का जैसे बना दो, ऐसे ऐसे करके फिर उसमें कुछ एक चीजें डाल देते हैं जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है कि वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप तब तक ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म ऑडियो वीडियो। नहीं बताएगा कोई? आवाज आ रही है कि नहीं? ऑनलाइन। अच्छा, मैं इसी में आपके ऊपर प्लॉट कर देता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है। ओके। सबसे पहले जांस्कर, एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, कुछ कुछ वो क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पांगी घाटी है वो किन किन रेंजों के बीच में है, किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है पांगी घाटी, तो बताओ। पांगी घाटी सभी जानते हैं कौन सी वाली है, ये है। ठीक है। तो कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में है पांगी घाटी है? सबसे पहले ये कौन सी है इधर, जो चंबा और पांगी को जोड़ती है, जो माउंटेन रेंज, ये है आपकी पीर पंजाल। फिर इसके बाद इधर आती है आपकी ग्रेट हिमालयाज, और थोड़ी सी यहाँ पे टच होती है आपकी जांस्कर। तो ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे तीनों की तीनों रेंज है पांगी घाटी में। जांस्कर हमको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, बट यहाँ पे भी जांस्कर का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। ठीक है। तो जांस्कर ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है। चलो, तो क्विकली मैं वही डाल रहा हूं कि ये तो हो गई आपकी, कौन सी है, ये है जांस्कर। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, तो ये हो गई आपकी ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद जो पीर पंजाल और धौलाधार है उसकी कुछ कुछ रेंजे हैं, उनको आप मार्क कर दे, जो पीर पंजाल वाला है। तो अब मैं अगला जो कलर है, यहाँ तक तो चलो ऐसा कोई बड़ा अलग अलग वो था नहीं, कंटिन्यूअस रेंज थी। पीर पंजाल का देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मेन पीर पंजाल है, ये वाली जो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है, एक ये हो गया। इसको तो आप क्या बोलते हो, पीर पंजाली बोलते हैं। दूसरा पीर पंजाल की जो कुछ एक एक्सटेंशन है, जो पीर पंजाल की एक्सटेंशन है, विस्तार है जो पर्वत श्रेणियां, तो इसमें एक है आपकी ये भरमौर में इधर, ये है आपका मणि महेश। तो मणि महेश पर्वत श्रेणी किसका बड़ा हुआ भाग है, पीर पंजाल का। ठीक है। ये मैप ठीक है। ठीक है। तो पीर पंजाल, मणि महेश, और एक आपका दगानी धार, और एक है आपका चत्तरधार। तो एक है आपका दगानी, और यही है आपका इधर चत्तरधार। तो ये आपको ध्यान रखनी है अगर कभी पूछा जाए कि ये किसका भाग है। तो पीर पंजाल, मेन पीर पंजाल, मणि महेश, चत्तरधार और दगानी धार, और ये सारे की सारी कहाँ पे है, चंबा में। ठीक है, कर दिया।
ठीक। तो आगे चलते हैं अब धौलाधार में। तो सबसे पहले मेन धौलाधार है जो आपकी, ठीक है। तो मेन धौलाधार ये भरमौर और कांगड़ा के बीच में, फिर उसके बाद मंडी और कुल्लू के बीच में। ये तो एक लगातार कॉन्टिन्यूअस उसमें है धौलाधार ये वाली। अब जो धौलाधार की एक्सटेंशंस है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये मंडी में इधर ऊपर गोहरधार, गोहरधार एक, गोहरधार। उसके बाद इसी में यहां तक एक एक्सटेंशन है दत्तर, दत्तर बामकोट धार, दत्तर बामकोट धार। ये दोनों मंडी में है, गोहरधार और दत्तर बामकोट धार। गोहर और दत्तर बामकोट धार दोनों की दोनों धारें मंडी में है। उसके बाद फिर हाटू धार, हाटू धार जो शिमला में है ये भी किसी का है, धौलाधार का ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका शिमला रेंज हो गई, ये भी धौलाधार की ही है। शिमला की पहाड़ियां ये भी धौलाधार की है। उसके बाद चंदर नहान या फिर चांशल धार। तो चंदर नहान या चांशल धार ये भी आपकी धौलाधार की ही एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद फिर चंद्रनाथ झील है बट इसको धार भी कहा गया है। इसके बाद है आपकी ये वाली किन्नौर में, ये है आपकी सांगला धार, सांगला धार ये भी इसी की ही एक्सटेंशन है, ठीक है। और उसके बाद दो जो सिरमौर में है, एक है आपका चूड़धार और एक है आपका हरिपुर धार। ये कुछ एक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके। अब कुछ कुछ मैं शिवालिक की धारों को बताता हूँ। अब लास्ट में हमारी शिवालिक की धार। तो सबसे पहले आपका हाथीधार, हाथीधार कहाँ पे है? हाथीधार तो वैसे तो देखो चंबा और कांगड़ा दोनों जगह पे है, हल्का सा कांगड़ा में भी है, बट क्योंकि लार्जर पोर्शन इसका चंबा में है इसलिए हम इसको क्रेडिट चंबा को देते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी हाथीधार, हाथीधार। उसके बाद आ गई आपकी पपरोला धार, कांगड़ा में पपरोला बैजनाथ वाला एरिया है, तो ये भी हो गई पपरोला, कांगड़ा में है पपरोला रेंज, पपरोला, पपरोला धार, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सोला सिंघी धार, कहाँ पे है सोला सिंघी धार? सोला सिंघी धार हमीरपुर, हमीरपुर। तो इसके बाद है आपकी सोला सिंघी धार, सोला सिंघी धार हमीरपुर, ठीक है। उसके बाद आपकी चबूतरा हिल या चबूतरा की जो पहाड़ियां, तो ऊना और हमीरपुर का बॉर्डर है आपकी चबूतरा
धार या फिर चबूतरा की पहाड़ियाँ। उसके बाद है जसवां धार या चिंतपूर्ण, चिंतपूर्णी की धार। तो वो आपका, यह है आपका जसवां धार या फिर चिंतपूर्णी की धार। जसवां धार या चिंतपूर्णी की धार। फिर बिलासपुर में आपकी एक है नैना देवी धार, एक है आपका धार कठार, है तो बहुत सारी है, बट ये बॉर्डर वाली दो है आपकी। एक है धार कठार, एक है आपकी नैना देवी वाली धार। ठीक है। हाँ? चिंतपूर्णी, ऊना, जसवां दून, और इसके ऊपर चिंतपूर्णी सबसे बड़ा शहर है, इसलिए इसको चिंतपूर्णी वो भी कहा जाता है। ठीक है, ऊना में जसवंत धार या फिर चिंतपूर्णी। सिरमौर में जैतक धार, जैतक धार, नाहन के पास जैतक धार। उसके बाद दारटी धार, दारटी धार और सैन धार, दारटी और सैन धार। ठीक है, यशवंत परमार का गांव, दारटी और सैन धार। ठीक है, हो गया सभी का। अब किसी का मैसेज आया था, लियो और रियो परग्यूल दोनों की हाइट। तो पहले रियो परग्यूल, रियो परग्यूल जो सबसे हाईएस्ट है कितनी थी? हैं? ये थी आपकी जो सबसे हाईएस्ट है रियो परग्यूल की, रियो परग्यूल की है 6816। और साथ में जो लियो परग्यूल है, साथ में जो लियो है उसकी है 6791। ये है आपकी लियो परग्यूल की हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट है जो आपकी, जो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट है रियो और लियो, उन दोनों की ये हाइट है। ठीक है। अब देख लेते हैं फिर नदियां। तो नदियां देख लेते हैं, इतना हो गया सभी का। ठीक है, कर दे साफ, कर दे साफ। तो सबसे पहले नदियों में जब हमने देखना है, तो एक बेसिक चीज जो लगभग सभी को पता होती है आपको, कि हमारे हिमाचल में प्रमुख 4 5 नदियां हैं। सबसे पहली जो सबसे नदन मोस्ट नदी है वो है आपकी चिनाब। उसके बाद जो दूसरी है वो है आपकी रावी। उसके बाद फिर ब्यास, और उसके बाद फिर सतलुज, और उसके बाद फिर यमुना। ठीक है। अब इनमें एक एक सिमिलरिटी और एक एक डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऊपर की चारों नदियां हैं, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है सिंधु की, इंडस की। तो ये इंडस की आपकी ट्रिब्यूटरीज है। बट जो आपका यमुना है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। और ये आगे जाकर के इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तो यहां से पता चला कि भाई ज्यादातर नदी आपकी इंडस ड्रेनेज सिस्टम की है और एक नदी आपकी गंगा वाली है। और दूसरा जो प्रश्न है कि भाई कितनी नदियां ऐसी है जिनका ओरिजिन, उद्गम हिमाचल प्रदेश से है, और कितनी ऐसी है जिनका ओरिजिन हिमाचल के बाहर से है। ठीक है। तो खैर हमने अभी देखना ही है एक एक करके। बट जो दो नदियां हैं, एक है आपकी सतलुज, उसका ओरिजिन इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय है, यानी ये आपकी तिब्बत से निकलती है। और दूसरा है आपका यमुना, ये है तो इंडिया से बट उत्तराखंड से इसका ओरिजिन है। ठीक है। तो ये है कुछ एक चीजें, अब एक एक करके देख लेते हैं। एक जैसे ये आपने खुद ही आप आराम से देख लेना है कि जैसे आपकी
जितनी भी हमारी अलग अलग नदियां हैं, उन सभी नदियों के कुछ कुछ, जितनी भी हमारी नदियां हैं इनके नाम है, ये बेसिकली ऐसा है कि आपको नाम तो याद रखने हैं। तो हर नदियों के वैदिक नाम है और संस्कृत नाम है। तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम आपने बुक्स से इसको देख लेना है कि किस नदी का क्या वैदिक नाम है और किसका क्या संस्कृत नाम है, और फिर वहां से फिर आराम से इसको रट्टा मार देना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि किसका कैसा कौन सा नाम है। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी नॉर्दर्न मोस्ट, जो सबसे नॉर्थ की जो नदी है, सबसे सिंपलेस्ट जो नदी है वो है हमारी चिनाब। तो इसके बारे में शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी जो नदी है उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उसका ओरिजिन है, उद्गम है, कहाँ से ये उत्पन्न हो रही है। उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रमुख सेटलमेंट्स, अगर कोई बड़े बड़े शहर है उसके ऊपर बसे हुए। और उसके बाद हम देखेंगे उसके ऊपर उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। और उसके बाद हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखेंगे। और अगर कोई बड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे किसी भी नदी के रिगार्डिंग। ठीक है। तो अगर सबसे पहले ओरिजिन की आप बात करते हैं, तो सभी को पता है आपको कि यहाँ पे है आपका बारालाचा पास। तो यह है आपका बारालाचा पास लाहौल स्पीति में। बारालाचा पास के नॉर्थ से निकलती है। बारालाचा पास के नॉर्थ में है आपका सूरज ताल। और उस सूरज ताल से निकलती है आपकी भागा। और बारालाचा पास के साउथ में है आपका चंद्रताल। और उस चंद्रताल से निकलती है चंद्रा नदी। आगे जाकर के दोनों की दोनों तांडी में मिल जाती है। और उसके बाद इसको कहा जाता है आपका चिनाब या फिर चंद्रभागा। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कौन सा, केलोंग। केलोंग जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो किसके ऊपर है, भागा के ऊपर है। ठीक है, वो भागा के ऊपर है। और उसके बाद सेकंड हो गया आपका तांडी। ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा केलोंग इधर आ गया, इधर को ऐसे करना था, हम थोड़े से ज्यादा परे चले गए, बट ठीक है। ये है आपका बारालाचा, और यह है भागा, यह है आपकी चंद्रा, यह है तांडी। और आगे जाकर के फिर अगली इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है आपकी उदयपुर। और उसके बाद फिर आगे जाकर के जो चंबा में आता है इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, वो है फिर आपका किलाड़ी, किलाड़। किलाड़ हो गया, ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है किलाड़। जो पांगी डिवीजन है उसका जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर है वो आपका किलाड़ है। ठीक है। तो ये होगी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले केलांग, उसके बाद तांडी, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद आपका किलाड़। ठीक है। और कोई है। अच्छा, एंट्री एग्जिट पॉइंट, चलो आगे। हम्म, कोकसर, कोकसर कहाँ पे है, कोकसर। कोकसर चिनाब के ऊपर है। ठीक है। कोकसर याद रखना है, पूछा जाता है कोकसर, तभी मैं याद कर रहा था इसको यहाँ। ठीक है। चलो फिर बना लेते हैं आगे वाला जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले आपने इसकी ये वाली चीजें देख ली। अब इसके बाद क्या देखोगे आप, इसके बाद देखते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जहां से चिनाब चंबा को छोड़ के कहाँ पे चली जाती है, लाहौल को छोड़ करके चंबा में एंट्री करती है, इस जगह का नाम है भुजिंद। इस जगह का नाम भुजिंद है। और उसके बाद फिर जहां से हिमाचल को छोड़ जाती है उस जगह का क्या नाम है, संसारी नाला। इसका नाम है संसारी नाला। तो एंट्री पॉइंट भी हो गई, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स भी हो गई। ठीक है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, प्रमुख
सहायक नदियां। किसी को पूछना है, किसी को स्पीड ज्यादा लगे तो रोक ले। अगर कुछ भी ऐसे ही सुनते जाओगे, मेरे को लग रहा है कि फिर सारी की सारी चीजें आती है या फिर समझ आ रही है, और फिर उसी फिर मेरी वही फिर स्पीड भी रहेगी, ठीक है। तो अगर लगेगा तो बीच में फिर रोक देना। ओके। सबसे पहले जो पहली ट्रिब्यूटरी आपकी वो है जांस्कर, ठीक है। तो बड़े से मैप पे करते हैं। हम्म, बड़ा खराबी का है। ये इसी में बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये है आपकी मेन नदी कौन सी, ये पॉइंट कौन सा था जहां से ये निकली, भुजिंद। और ये कौन सा था, कंसारी नाला। और ये कौन सा था आपका, तांडी। ठीक है। सबसे पहले आप तीन चीजें तांडी के बारे में लिखो। तांडी, तांडी का नाम तांडी क्यों पड़ा है। तो सबसे पहले तांडी को संगम भी कहा जाता है। संगम किस चीज को कहा जाता है, जहां पे दो चीजें मिल रही हो। और यहाँ पे वो दो चीजें मिल कौन रहा है, एक ही मिल रहा है चंद्र, और दूसरा मिल रहा है भागा। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्र और भागा लवर थे। इन दोनों को शादी करनी थी, बट बीच में था बड़ा आपका बारालाचा। इसलिए कहा गया कि भाई तू उधर से आ जा, मैं इधर से आता हूँ। और आगे जा करके फिर तांडी नामक जगह पे ये दोनों मिल गए। इसीलिए तांडी संगम, एक तो ये चीज होती है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, तांडी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका तन देही। जहां पे तन का त्याग कर दिया गया था, शरीर का त्याग कर दिया था, किसके द्वारा, द्रौपदी के द्वारा। तो द्रौपदी ने जहां पे अपने प्राण त्याग दिए, उस ही जगह का नाम पड़ गया आपका तांडी, यानी तन देही। तो दूसरा अगर पूछा जाता है कि तांडी किस किस चीज से रिलेटेड है, तो तांडी किससे रिलेटेड है, द्रौपदी। ठीक है। द्रौपदी ने अपने प्राण यहाँ पे त्यागे थे। द्रौपदी ने अपने प्राण यहाँ पे त्यागे थे, इसीलिए तन जहां पे त्याग दिया है वो है आपका तंदेई यानी तांडी। तो एक तो ये रेफरेंस आता है। और दूसरा रेफरेंस जो मैंने आपको बताया अभी शादी वाला, कि यहाँ पे शादी करी गई थी, किस किसने, भागा और चंद्रा ने शादी करी थी, ठीक है। और अगला, चंद्रा सूर्य भगवान की पुत्री मानी जाती है। और अगला आपका ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो ये जगह ऋषि वशिष्ठ से संबंधित हुई है। चलो फिर आगे जा करके अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, प्रमुख ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले आपकी जांस्कर, यह है आपकी जांस्कर। जांस्कर, जांस्कर के साउथ स्लोप से निकलती है, और आगे जाकर के दारचा में ये मिल जाती है, किसकी, कहाँ पे, भागा में। तो दारचा नामक जगह पे ये मिल जाती है, कहाँ पे, भागा में। ठीक है। ठीक। अगला है मुल्किया नाला। अगला है आपका मुल्किया नाला। हाँ, मुल्किया नाला। ठीक है। फिर अगला है आपका थिरोट नाला। अगला है आपका थिरोट नाला। थिरोट नाला। और अगला है आपका ये जो आपका मियार नाला है, जो उदयपुर में मिलता है। ये है आपका मियार नाला। मियार नाला। और चिनाब के संगम पे बसा हुआ है कौन सा शहर, उदयपुर। ठीक है। तो उदयपुर में मियार नाला, चिनाब
में मिल जाता है, उदयपुर। तो ये जगह है आपकी उदयपुर। फिर उसके बाद भुजिंद में इसकी एंट्री हो गई। तो आगे जा करके फिर जो इसकी ट्रिब्यूटरी पांगी में हुआ है आपकी सेंचुतुआ या सेंचर नाला, सेंचुतुआ या सेंचर नाला। ठीक है, किलाड़ से थोड़ा सा पीछे। और उसके बाद फिर यहाँ से संसारी नाला से ये बाहर निकल गई। ठीक है, अब जब ये यहां से बाहर निकलती है तो किस राज्य में एंट्री करती है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया जहां पे ये एंटर करती है, इस घाटी का नाम है पोदार घाटी। पोदार घाटी। पो- तो ये आपको याद रखना है, पोदार घाटी। दूसरा क्या याद रखना है यहां से, कि जो चिनाब नदी है उसकी वाटर डेंसिटी, जो जल घनत्व है, जल घनत्व क्या होता है कि मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो उस 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो पानी है वो किस नदी में है? आपके चिनाब में है। इसको बोला जाता है जल घनत्व, वाटर डेंसिटी। तो एमंग ऑल दी रिवर्स, वाटर डेंसिटी इज हाईएस्ट इन, हाईएस्ट ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर हैज दी हाईएस्ट वाटर डेंसिटी। सबसे ज्यादा जो जल घनत्व वो आपका चिनाब नदी का है। ठीक है, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आपको याद रखना है चिनाब नदी के ऊपर, और उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता कि कितनी वो बिजली का उत्पादन कर रही है। सबसे पहले है आपका छतरू, 108 मेगावाट। छतरू, जो पीडीएफ है वो वाला मैं आज शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, वो पीक्स का जो लेटेस्ट डाटा वाला हाइट्स वाला है आज। तो 108 मेगावाट छतरू। और थिरोट, थिरोट क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक है, पुराना है, हालांकि इसकी कैपेसिटी तो लिमिटेड है, 4.5 मेगावाट थिरोट। ठीक है, अगला। अच्छा, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, थिरोट और छतरू? ये दोनों के दोनों लाहौल स्पीति में है। ये लाहौल स्पीति में है। दो चंबा में देख लो, चंबा नदी के ऊपर, जो चिनाब नदी के ऊपर जो चंबा के दो प्रोजेक्ट है, एक है आपका सैली, दूसरा है रावली। सैली और रावली। और रावली 500 मेगावाट। रावली आपका 500 मेगावाट। ठीक है, तो सैली और रावली। 454, 454। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स जो आपकी, ये है आपकी कौन सी नदी थी ये थी बागा। और ये थी नीचे वाली चंद्रा। तो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स, सबसे पहले अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं, यहाँ पे कौन सी है? चंबा के पांगी में किलाड़, पांगी में थी ना किलाड़, जो आपका डिविजनल मुख्यालय है। किलाड़ हो गया। उसके बाद ये वाली जगह जहाँ पे एंटर हो जाती है चंबा में, भुजिंद। उसके बाद ये जहाँ पे मियार नाला मिल रहा था, उदयपुर। उसके बाद ये तांडी जहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर केलोंग। और एक यहाँ पे और लिख लो आप, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है, वो भी यहीं पे है, इसके तट पे है, गुरु घंटाल। गुरु घंटाल, गुरु घंटाल। ठीक है, तो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री। यहाँ पे भी लिख लो केलोंग में दो, सॉरी आपके चंद्रा नदी के ऊपर दो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट,
एक है आपकी सिसु। जब आप निकलते हो मनाली से अटल टनल से होते हुए तो आप सीधा सिसु के से थोड़ा सा पीछे पहुंचते हो यहाँ पे। और उसके बाद एक और लिख लो आपका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोकसर। ठीक है। तो कोकसर और सिसु इंपॉर्टेंट है चंद्रा नदी के ऊपर। ठीक है। तो यही है हमारा चिनाब वाला। अब देखते हैं आगे। ये वही वाली चीजें देखो, वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, ओरिजिन आपने देख लिया है। कैचमेंट एरिया, जितना पानी कितने अलग अलग जगह से नालों से आ रहा है उसको कैचमेंट यानी जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ये फैक्ट रखने की जरूरत नहीं है, ये जरूर याद रख लेना कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो हिमाचल में कितनी है, 158 किलोमीटर। 158 किलोमीटर है। और ये किस किस को सेपरेट करती है, तो ये तो मैंने आपको कल बताया था कि इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी है और इसके उत्तर में कौन कौन सी है। ठीक है। तो दक्षिण में कौन सी है ये वाली, चिनाब के दक्षिण में ये है आपकी पीर पंजाल रेंज। ये पीर पंजाल है और इसके ऊपर कौन सी है, ग्रेट हिमालयस। ठीक है। इसमें बाकी अलेक्जेंडर ने इसको हाइफेसिस कहा था। ठीक है। अच्छा ये तो सच्ची राबी के बारे में था, तभी मैं इधर सोचूं। ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने इसको नहीं, वो तो राबी को कहा था। बस इतना याद रख लेना कि ये किन किन पर्वत श्रेणी के बीच में है, किन दो पर्वत श्रेणियों को ये बांट रहा है। इसके नीचे कौन है आपका पीर पंजाल, और नॉर्थ में है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है। ठीक है जी। अब देखते हैं फिर रावी नदी। रावी नदी अगली आपकी रावी नदी है। ठीक है। चिनाब की, अच्छा ये आपने लेंथ भी उसी की लिख ली। चिनाब की लेंथ तो थोड़ी सी है, 1 मिनट। 122, 122 है चिनाब की लेंथ। ठीक है। तो ये जो स्लाइड थी रावी वाली थी, तो चिनाब की लेंथ आपकी ये वाली है 122। ठीक है। जहां पे आपने लिखा होगा उसको 122 कर देना, चिनाब की लेंथ को। बड़े आगे। अब ये आपका रावी। तो रावी, ये रावी है कांगड़ा के बड़ा बंगाल, ये वाला कांगड़ा का बड़ा बंगाल वाला एरिया है। वहां से इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद ये चंबा से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है। और उसके बाद पहले ये एंटर करती है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये एंटर करती है पंजाब में, और उसके बाद फिर ये आगे जा करके रावी में, आपके आगे जा करके इंडस में ये मिल जाती। ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अभी के लिए हमको इतना पता चला कि ये सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल में। जैसे ऊपर वाली भी दो डिस्ट्रिक्ट में थी, ये भी आपकी दो डिस्ट्रिक्ट में है। बड़ा बंगाल वाले एरिया में इसका ओरिजिन है, और उसके बाद ये आपके चंबा में एंटर करती है, और फिर वहां से फिर बाहर निकल जाती है। कहाँ पे निकलती है, पहले जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जम्मू कश्मीर से एंटर करती है पंजाब में। ठीक है। फिर आगे इंडस में मिल जाती है। तो ये जो एरिया है ये आपका बड़ा बंगाल वाला एरिया। यहाँ पे दो ग्लेशियर है, उन दो ग्लेशियरों से दो स्ट्रीम मिल करके बना रहे हैं आपकी राबी। तो ये कौन सा है, एक है भांदल, एक है तंतगिरी। ठीक है। तो भांदल और तंतगिरी ग्लेशियर, भांदल और तंतगिरी ग्लेशियर से दो नाले निकलते हैं, भांदल नाला और तंतगिरी नाला। ये दोनों के दोनों नाले बड़ा भंगाल वाले एरिया में है, और इसी एरिया में ये दोनों के दोनों कांगड़ा के मिल जाते हैं, और वहां से ये बना लेते हैं राबी। अब इसके बाद राबी ये आगे जाएगी चंबा में, और फिर चंबा से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो राबी का एग्जिट पॉइंट, जहां से ये बाहर निकल गई, इस पॉइंट का नाम क्या है, खेरी। तो खेरी से ये हिमाचल को छोड़ती है। खेरी एग्जिट पॉइंट है।
अब इसकी भी सहायक नदियां देख लेते हैं। ठीक है, अगर ओरिजिन पूछा जाएगा इसका तो ओरिजिन क्या होगा? बड़ा भंगाल ही। हाँ, ये इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा कि भाई, इतना तो पूछा गया है कि ये जो ग्लेशियर ये कहाँ पे है, भांतल और तंतगिरी, ये कांगड़ा में। कांगड़ा में भी पहाड़ी वाला एरिया है, तो ये कांगड़ा में है। दोनों के दोनों ग्लेशियर, और एरिया कौन सा है? बड़ा भंगाल, इसलिए पेपर में सिंपल बड़ा भंगाल भी पूछा जाता है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, पहली है आपकी होली। तो पहली है आपकी होली, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, पहली ट्रिब्यूटरी है होली। उसके बाद है आपका बुद्धिल धारा। बुद्धिल धारा, ठीक है, अगली है आपकी बुद्धिल धारा। बुद्धिल धारा के बारे में याद रखना है कि बुद्धिल धारा कहाँ से निकल रही है? मणि महेश के फुट हिल्स से। ठीक है, मतलब मणि महेश झील है जो, वहां से निकल रही है आपकी बुद्धिल धारा। ठीक है, बुद्धिल धारा कहाँ से निकल रही है? मणि महेश से निकल रही है बुद्धिल धारा। और आगे जाकर के फिर ये नीचे मिल रही है आपके राबी में, और राबी में ये मिल रही है खड़ामुख में, जहां से शुरू होती है आपकी मणि महेश की यात्रा। ठीक है, तो जब आप मणि महेश की यात्रा शुरू करते हो तो आप यहाँ से यहाँ से आप शुरू करते हो, और फिर बुद्धिल धारा के साथ साथ आप ऊपर तक चलते रहते हो। हैं? खड़ामुख, हाँ, ठीक है। तो खड़ामुख में ये मिल जाएगी राबी में। तो बुद्धिल धारा, खड़ामुख, ठीक है, बुद्धिल धारा खड़ामुख में मिल गई। आगे जाकर के इसमें एक और इसकी उप सहायक नदी है, उप सहायक नदी, और इसका नाम है आपका कुगती। तो कुगती, जो कि कुगती से निकलती है। ठीक है, तो कुगती, और आगे जाकर के कुगती मिल जाती है फिर आपका हड़सर में। ठीक है, तो कुगती निकली और आगे जाकर के निकली आपकी, मिली आपकी हड़सर में। कुगती बहुत बार जिक्र होगा आपका हमारा, कुगती का। तो कुगती पास भी है, कुगती नाला भी है, कुगती एक बहुत ही फेमस गांव भी है, और कुल कुगती में आपका जो कार्तिकेय है, ऋषि कार्तिकेय, जिनको केलांग नाग भी कहा जाता है, उनका फेमस मंदिर भी है। तो ये 4-5 बजे से उनके कुगती का वर्णन देखेंगे। ठीक है, तो कुगती किसकी ट्रिब्यूटरी है? बुधिल धारा की, और बुधिल धारा किसकी है? आपकी रावी की। ठीक है, तभी कह रहा हूं मैं, सिर्फ कथा मत सुनना, इस तरीके से नहीं, लिखो नहीं, एक बार ऐसे ही मार दो ना। आप क्यों नहीं कर रहे? एक बार ऐसे बना दो रावी का, ये क्या, ये बना दो और इसमें ऐसे ही जोड़ते जाओ। शर्म क्यों कर रहे हैं हाथ चलाने की? जल्दी। ठीक है, तो लिखते जाओ। अब आप रेगुलर स्टूडेंट हो गए हो, इसलिए अब आपको सहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलो जल्दी से। बुधिलधारा होगी। आगे जा करके फिर इसके ऊपर जो सबसे बड़ी जो आपकी सहायक सेटलमेंट है, वो आएगी आपकी भरमौर। ठीक है, तो भरमौर आगे जा करके बिल्कुल इसके जस्ट साथ में है भरमौर। तो यहाँ पे आपने करना है भरमौर। ठीक है, इसी भरमौर वाले एरिया में आपकी एक और ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है आपका छतराड़ी। ये इंपॉर्टेंट जगह बार बार आती रहेगी छतराड़ी में। तो छतराड़ी, आगे जाकर जब हम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर से हम इस चीज का जिक्र करेंगे, छतराड़ी। तो छतराड़ी हो गया। ठीक है, छ तराड़ी, छतराड़ी। ठीक है, आगे जाकर के फिर एक जो इसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है राबी की, वो है आपकी बैरा सियूल। तो राबी की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वो है आपका बैरा सियूल। बैरा और सियूल दो अलग अलग नाले हैं, और ये दोनों अलग एक फिर मिल जाते हैं। ठीक है, तो बैरा, सियूल, दोनों मिले और फिर आगे जाकर ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक है आपका बैरा, और दूसरा है आपका सियूल, बट इसको इकट्ठा पढ़ा जाता है। दोनों फिर इकट्ठा इसको पढ़ा जाता है बैरा सियूल। ठीक है, बैरा सियूल हो गए। बैरा सियूल के बारे में इतना लिख लेना है कि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और सियूल के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, 198 किलो मेगावाट का, 198 मेगावाट का।
स्यूल के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। अब जगह का नाम अगर आपको देखना है तो चौहड़ा है जहाँ पे ये मिलती है, बट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आगे जा करके फिर आपकी एक और है, वो है आपकी साल। साल एक और है आगे जा करके जो इसमें मिलती है। ठीक है। और कुछ एक ऐसे ही जो आप लिख लो खड, जो कि राबी के है, तो एक एक करके लिखो। एक है आपका चनेड़ खड, चनेड़। इसी के है जो आपके चनेड़ खड, सरू खड, तुंडा खड, तरुहु खड, तुंडा खड। हो गई। ये हुई हमारी राबी की। अब पूछा जाएगा राबी किन दो पर्वत श्रेणी को बांट रही है, तो ये राबी के दक्षिण में कौन सी है? धौलाधार। और राबी के नॉर्थ में कौन सी है? पीर पंजाल। तो राबी इन दो पर्वत श्रेणियों को बांट रही है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो इसके बारे में, दो ही डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी आपकी? ये वाली होगी। और इसकी लेंथ कितनी है हिमाचल में? 158 किलोमीटर। तो 158 किलोमीटर इसकी हिमाचल में लेंथ है। ठीक है। तो 158। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल में आप अरेंज करो अकॉर्डिंग टू दी लेंथ, तो लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी हिमाचल में? सतलुज। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? यमुना। उसके बाद दूसरी सबसे छोटी चिनाब। और सतलुज ब्यास और रावी में सबसे बड़ी ब्यास। ठीक है। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था एक प्रीवियस ईयर में कि सबसे ज्यादा जो आपका स्नो एरिया है वो किस में से है? स्नो स्नो ड्रेनेज, पांच नदियों में से सबसे ज्यादा स्नो ड्रेनेज किस में है? तो एक लॉजिक लगाना है सिंपल कि अगर ये हमारी अर्थ है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर को जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, यानी वैसे वैसे बर्फ बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे बर्फ बढ़ती जाती है इसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ में होगी उसमें बर्फ ज्यादा होगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद इस हिसाब से फिर सबसे ज्यादा आपका जो बेसिन है वो किसका होगा? स्नो वाला, चिनाब का। और सबसे कम होगा जो सबसे नीचे वाली आपकी यमुना का। ठीक है। ठीक है। तो ये एक बेसिक लॉजिक लगा लेना आपने। अब लिखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सबसे पहले आपने बेरासियुल देख लिया। बेरासियुल जो आपने यहाँ लिख दिया है आपका 198, ये हो गया आपका। दूसरा हडसर में है आपका 45 मेगावाट का। हडसर। 45। हडसर में आपका 45 मेगावाट का। पूछा जो जाने लग गया है आजकल वो है आपका चमेरा का बारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो चमेरा तीन स्टेज में है, चमेरा वन, चमेरा टू और चमेरा थ्री अभी डेवलपिंग स्टेज में है। चमेरा थ्री अभी चला हुआ है काम। तो चमेरा प्रोजेक्ट राबी नदी के ऊपर है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चमेरा वन और चमेरा टू ऑपरेशनल है और चमेरा थ्री अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चमेरा वन की है आपकी 540, चमेरा टू की है 300, और दोनों की याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर देना आपने। 540 और 300। एक मिनट, शायद पटवारी का सिलेबस आ गया है। एक मिनट। सिलेबस आ गया है पटवारी का। हिस्ट्री सोशल साइंस पार्ट वन में। चलो अच्छा है ये भी आ गया, ताकि अब इसके अकॉर्डिंग हम चल सके। ठीक है। तो आपका जो पटवारी वाला सिलेबस है वो आ गया है। सबसे पहला है पार्ट वन में, एक है आपका सोशल साइंस, जिसमें आपका हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और यूरोप की हिस्ट्री।
यानी जो जेबीटी और टीजीटी का सिलेबस है वही वाला सिलेबस कॉपी किया है। ठीक है। नया एडिशन यूरोप की हिस्ट्री है, हमने अभी टीजीटी में भी कराया है। जिसको जल्दी करना होगा तो यूट्यूब में जाना हमारे ऑफिशियल चैनल पे, वहाँ पे डेली शाम को 5 से 7 बजे तक लाइव फ्री सेशन होता है। वहाँ पे मैंने ही पढ़ाया है यूरोप की हिस्ट्री, तीन वहाँ पे एक एक घंटे के लेक्चर हो गए। अगर किसी को जल्दी है तो वहाँ से देख लेना। उसके बाद क्लास में तो कराऊंगा ही, बहुत कोई बड़ा सेक्शन नहीं, छोटा सा यूरोप का, बाकी तो हमारा चलता रहता है। फिर आपका ज्योग्राफी है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, ये भी सेम जीबीटी वाला है। तो फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है, बहुत बड़ा सिलेबस है मैथ का। मैथ का काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ठीक है। फिर उसके बाद साइंस है, साइंस का भी बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो उसके बाद इंग्लिश और हिंदी है, और फिर कंप्यूटर और आईटी है, इसका सिलेबस छोटा सा है। उसके बाद है आपका पार्ट बी, जनरल अवेयरनेस, जीके, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, और मैट्रिक स्टैंडर्ड का आपका इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी 2 बार दिया गया है, एक है मेन सिलेबस डिटेल वाला, एक है आपका पार्ट बी जनरल अवेयरनेस वाला। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, ऐसा कोई बहुत कोई बड़ा चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज ये है कि मैथ का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब ऐसा करेंगे हम ना कि मैथ की क्लास को हम 2-2 घंटे का रेगुलर रखेंगे। और जो आप लोग डाउट पूछते हो, अगर आप लोग डाउट पूछते हो तो सैटरडे की क्लास को हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी क्लास रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ डाउट वाली सेशन, डाउट सेशन रख देंगे सैटरडे की क्लास को। कोई नई चीज नहीं पढ़ाएंगे। बट एक बार हम ये ट्राई करेंगे, अगर आप लोग पूछेंगे नहीं तो फिर हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, अगर आप लोग डाउट पूछोगे, तो हम सैटरडे की एक क्लास हर वीक में एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ डाउट के लिए रख लेंगे। अगर आपको डाउट नहीं होगे कुछ तो फिर हमको भी फिर वो चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद क्लास जैसी होगी वैसी चलती रहेगी। ठीक है। तो जो अभी सिलेबस आया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 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 ज़्यादा बड़े बड़े जो सेक्शन है, एक है आपका मैथ, और दूसरा है आपका साइंस। ठीक है। और जीके में सारा का सारा नहीं है, कुछ कुछ है, जैसे आपका जो जेबीटी वाला सिलेबस है। और अच्छी चीज ये है कि भाई जैसा जेबीटी का पेपर हो वो आपसे पहले ही होगा, तो हमको फिर पता चल जाएगा कि भाई जेबीटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जेबीटी भी यही लेवल होता है। ठीक है। तो जेबीटी आप ये मान के चलना कि जो जेबीटी का पेपर आएगा वैसा ही हमारा पटवारी का पेपर आएगा। डिफरेंस सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस का होगा, मैथ और साइंस। मैथ और साइंस आपकी थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ठीक है। तो ठीक है, हिमाचल करंट अफेयर ये तो अलग वाले सेक्शन में दिए गए, तो चलते हैं फिर आगे। ठीक है। यूरोप सिर्फ ऐड है, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा सरप्राइज वाला एलिमेंट नहीं है। चलो जी फिर, ये वाला हो गया कंप्लीट या कुछ बचा इसमें, राबी में? एक और लिख लो, हिब्रा। हिब्रा 260 मेगावाट, हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हिब्रा 260, तो हिब्रा है आपका 260। अच्छा, है कोई चंबा से? तीसरा का है कुछ, किसी को आइडिया तीसरा कितना बन रहा है कोई चंबा से हमारे क्लास में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से है कोई चंबा से? कोई चमेरा 3 की डेवलपमेंट बता सकता है हमारे को, अगर कोई चंबा से है? नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये कुछ एक बेसिक चीजें है जो आपने बस ये चीज ध्यान रख लेना कि अलेक्जेंडर ने हाइफेसिस कहा था इसको। और अब चलते हैं फिर ब्यास के ऊपर। ठीक है। तो ब्यास, सबसे पहले ब्यास के बारे में कि ये है आपकी मनाली के नॉर्थ में कौन सी माउंटेन रेंज है? पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल के फुट हिल पे या फिर पीर पंजाल के पहाड़ियों के ऊपर है आपका ब्यास कुंड। और उसी ही ब्यास कुंड से निकलती है आपकी ब्यास नदी, और आगे जाकर के फिर ये कुल्लू घाटी को बनाती है। और फिर पहले ये बाउंड्री बनाएगी आपकी कुल्लू और मंडी की, उसके बाद फिर ये मंडी में एंटर हो जाएगी, मंडी से निकलेगी, और इसके बाद फिर आगे जाकर के ये कांगड़ा में एंटर करेगी, और उसके बाद ये फिर कांगड़ा और हमीरपुर का बॉर्डर बनाएगी। उसके बाद ये कांगड़ा में घुसेगी, और फिर कांगड़ा से फिर यहाँ से ये मिरथल से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो
यहाँ पे इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया, डैम बनाया गया है, और इस डैम का नाम है आपका महाराणा प्रताप सागर। और इस डैम की वजह से जो एक रिजर्वायर पीछे बना है, डैम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो बनाई जाती है दीवार पानी को रोकने के लिए, वो डैम हो गया। डैम का नाम है महाराणा प्रताप डैम। और उसके बाद फिर पीछे को बन गया है आपका सागर यानी रिजर्वायर, उस सागर का नाम है पोंग रिजर्वायर। ठीक है। तो पोंग किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो इसी के बारे में सबसे पहले तो एंट्री, और चलो एक बड़े से मैप में ही देख लेते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। चलो यहीं पे, तो सबसे पहले यहाँ पे दो छोटे छोटे स्ट्रीम, एक है आपकी दशहर लेक, दशहर झील, और ये है आपका इधर ब्यास कुंड। इन दोनों से दो अलग अलग नाले निकले, और अगर आगे जाकर के पलचान नामक गांव में ये जुड़ गए, और इसके बाद इसको जाना जाता है फिर ब्यास के नाम से। तो ब्यास, वैसे तो अगर हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो सिंपल बोल देते हैं कि भाई ब्यास कुंड से निकलती है, बट ब्यास कुंड से असली वाली जो ब्यास है, जो अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो पलचान से लेकर के ये ब्यास बनी हुई है। तो जो पलचान है आपका दशहर लेक और ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, और यहाँ से निकली फिर आगे जाकर के फिर ये कुल्लू घाटी बनाती है। और कुल्लू घाटी बनाने के बाद फिर ये थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है किसके साथ, मंडी के साथ। और इसके बाद ये फिर निकल जाती है मंडी में, और फिर मंडी से फिर ये निकलती है कहाँ के लिए, कांगड़ा। कांगड़ा और हमीरपुर के बीच का बाउंड्री, और इसके बाद ये फिर यहाँ से बाहर निकल गई, और यहाँ पे है आपका डैम, और ये आपका पोंग सागर, पोंग रिजर्वायर। अब एंट्री और एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये देख लो पहले। इस जगह का नाम है आपका बजोरा, ये नाम याद रखना, आगे यहाँ पे मंदिर का जिक्र होगा बजोरा। और इस जगह का नाम है आपका लारजी। जहां पे ब्यास नदी मंडी में एंटर होती है, उस जगह का नाम है बजोरा। और जहां से ब्यास कुल्लू को छोड़ जाती है पूरी तरीके से, उस जगह का नाम है लारजी। तो लारजी है एग्जिट पॉइंट किसका, ब्यास का, कहां से, कुल्लू से। और बजोरा है एंट्री पॉइंट किसका, मंडी का। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग है। अब कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि ये बॉर्डर बना रही है ना। तो देखो, एक बार फिर से देखो ध्यान से, बजोरा जहां से मंडी में एंटर क्यों होती है, क्योंकि ये बॉर्डर बनाती है मंडी और कुल्लू का। तो बजोरा इज दी एंट्री पॉइंट ऑफ ब्यास टू दी मंडी। तो बजोरा में ब्यास नदी मंडी में एंट्री करती है, मंडी में प्रवेश करती है, कहाँ पे, बजोरा। हालांकि प्रवेश पूरी तरीके से नहीं, अभी क्या हो रहा है, बाउंड्री बना रही है। और आगे जाकर के जो लारजी है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से कुल्लू को छोड़ देती है, और पूरी तरीके से अब ये कहाँ पे घुस जाएगी, मंडी में घुस जाएगी, इसलिए इसको बोला जाता है एग्जिट पॉइंट। तो यहीं पे लिख लेना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ पे एंट्री पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन बाद में होनी है, ये अभी कर लेना, और यहाँ पे लिख लो आप, हिमाचल में ब्यास अभी आएगी आगे जा करके। एक बार पहले यहाँ से आते एक एक करके ना, हम सिर्फ एग्जिट और एंट्री लिख रहे। ठीक है, एंटर तो हिमाचल के अंदर ही है ना, हिमाचल के अंदर ही बनी है ना, तो एंट्री पॉइंट तो नहीं होगा, सिर्फ एग्जिट होगा आपका मिर्थल, मिर्थल, बट एक एक करके जाते आगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक हम पहुंच गए। अब इस वाले पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि जब मंडी को जहां पे छोड़ती है, तो ये कहां पे एंटर कर जाती है आपकी, कांगड़ा। तो कांगड़ा किस जगह पे ये एंटर करती है, इस जगह का नाम है संधोल। तो संधोल में ये एंट्री करती है कहाँ पे, कांगड़ा में। हालांकि संधोल जो जगह है ये मंडी में आती है, धर्मपुर वाला एरिया है, बट ये यहाँ पे ये एंट्री कर गई है। ठीक है, और उसके बाद तो फिर ये कहाँ पे चली जाती है, बाहर। तो इस जगह का नाम क्या है, इसका नाम है मिर्थल। मिर्थल है आपका एग्जिट पॉइंट।
मिर्थल। मिर्थल आपका एग्जिट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट रखने हैं आपने याद, बस एंट्री और एग्जिट के व्यास के ये 4 पॉइंट याद रखने। लिख लिया आपने? कोई बात नहीं, क्लास के बाद मिलना आप। मतलब डांट नहीं रहा हूँ, वो उसके लिए दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। अच्छा, पहले इस ट्रिब्यूटरी से पहले इसकी वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स, प्रमुख सेटलमेंट्स। सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे? ये ऐसे ही, मतलब ऐसे देख लो मैप में, वहां पे आपने ये चीज डाल देनी है, मनाली। मनाली के बाद नीचे आओगे आप, नीचे आओगे कुल्लू। ठीक है, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, उसके बाद भुंतर भी है यहाँ पे। ठीक है, मनाली, कुल्लू, भुंतर, जो भी ये फेमस फेमस सी जगह है आपकी, ये सारी कहाँ पे है? इसके ऊपर है। और इसके बाद यहाँ पे आ गया बजोरा, उसके बाद आ गया लारजी, इसके बाद आ गया मंडी शहर, और उसके बाद यहाँ पे आ गया संदौल। इसके बाद आगे जाकर के यहाँ पे आ गया आपका सुजानपुर, और यहाँ पे आ जाएगा फिर आगे जाकर के नादौन, और यहाँ पे आ जाएगा फिर आगे आपका देहरा। बस। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, ओके। तो ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी किसकी? ब्यास की, पूरे ब्यास की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी ये वाली। तो ये है, इसका नाम है आपका पार्वती। तो पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। पार्वती नदी का उद्गम स्थान, यानी पार्वती नदी कहाँ से निकली, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक झील है, जिस झील का नाम है मानतलाई या फिर मनतलाई। भगवान शिव यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, और ये झील बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और तपस्या के बीच में उनकी आंख खुली, इस झील की सुंदरता को देख के उनको अपनी बीवी पर पार्वती की याद आ गई। उसके बाद इन्होंने इसका नाम मान तला, आपका नदी जो यहाँ से निकलती है उसका रख दिया पार्वती, और जहां से निकलती है, जहां पे मन उनका लग गया हुआ है, मानतलाई। ठीक है, तो मनतलाई झील, मनतलाई झील से निकली आपकी पार्वती, जो कि आगे जाकर के कहाँ पे मिल गई? आगे जाकर के कहाँ पे मिल गई आपके? ब्यास में। और इस जगह का नाम क्या है जहां पे ये ब्यास में मिली? इस जगह का नाम है आपका, है शमशी। भुंतर के पास में शमशी, एग्जैक्ट। ठीक है, तो शमशी में ये मिल जाती है। अब देख लेते हैं एक एक करके इसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। सबसे पहले मनु नाला। मनु नाला, मनु नाला आपने सुना ही होगा। मनु नाला, जिनके उस पे मनाली भी बना है, तो ये हो गया आपका मनु नाला। एक, एक लिखो आप मनु नाला, और उसके बाद दूसरा लिखो आप होजल नाला। होजल नाला, तो एक मनु नाला हो गया, एक हो गया आपका फोजल नाला हो गया। और अगले वाला है जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपकी सरवरी, सरबारी नदी, सरबारी नदी। सरबारी नदी के बारे में ये लिख लेना कि ये कुल्लू सदर में मिलती है, ब्यास में। कुल्लू शहर में ये मिलती है, ब्यास में। सरबारी नदी, सरवरी। तो सरवरी नदी इंपॉर्टेंट सट आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्यास की। तो सरवरी हो गया, और सरवरी कहाँ पे मिलती है इसमें? कुल्लू शहर में। तो कुल्लू शहर संगम पे है सरवरी और ब्यास की। ठीक है, उसके बाद एक और, चलो अब नीचे आओ आप। जो भुंतर में मिलती है, सबसे पहले है हारला। तो जो भुंतर में मिलती है, ये है आपकी हारला। और एक और लिख लेना भुंतर के साथ में ही, वो है आपकी गड़सा। हारला और गड़सा, हारला और गड़सा। तो हारला और गड़सा भी है इसकी सहायक नदियां। ये भुंतर के बिल्कुल साथ में मिलती है, ये आपकी हारला और गड़सा। ठीक है, ओके। अब देखो आप अगली, जो लारजी में मिलती है, दो, एक है सैंज, एक है आपकी तीर्थन, और ये इंपॉर्टेंट है। तो लारजी कौन सा है ये?
ये है ना। तो यहाँ पे एक मिलती है आपकी सेंज, आपने सुना होगा सेंज घाटी, और एक है आपकी, दूसरी है तीर्थन घाटी, दूसरी है तीर्थन। तो ये दोनों मिलती है आपकी लारजी में, सेंज और तीर्थन। और ये हुई हमारी कुल्लू में ब्यास की ट्रिब्यूटरी। ऐसे ही रट्टा मार लेना नाम का कि ये कुल्लू में ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। और जो कुछ एक स्पेसिफिक पूछी जाएगी वो है आपकी पार्वती वाली। पार्वती के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सेट, पार्वती घाटी काफी फेमस घाटी है, इसके ऊपर एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी है? मलाना। ठीक है, तो इसके ऊपर मलाना इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? पार्वती की। और इसी के ऊपर आपका मणिकरण भी है, मणिकरण। तो मणिकरण जहाँ पे गुरुद्वारा भी है, जहाँ पे गर्म पानी के चश्मे भी है, वो किस घाटी में है? पार्वती घाटी। तो पार्वती घाटी में है आपका मणिकरण। मणिकरण, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है, भगवान शिव से भी संबंधित है और गुरु नानक देव से भी संबंधित है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब देखते हैं आगे वाली ट्रिब्यूटरी, मंडी वाली। ठीक है, तो मंडी में बहुत ज्यादा यहीं पे थी, कुल्लू में थी। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की मंडी में, वो है आपकी जो यहाँ से निकलती है पंगाणा रेंज। पांगणा रेंज के नॉर्थ से जो निकलती है आपकी, वो है आपकी सुकेती। तो सुकेती खड्ड, सुकेती खड्ड जो कि आगे जाकर के कहाँ पे मिलता है आपका? मंडी शहर में। तो मंडी शहर में सुकेती खड्ड मिल जाता है ब्यास में। ठीक है, सुकेती खड्ड जो आपके, ऐसे समझो कि करसोग के नॉर्थ से निकलती है। ठीक है, सुकेती खड्ड। तो आगे जाकर के फिर ये किस में मिल जाएगी? मंडी शहर में मिल जाएगी, ब्यास में। और एक और आपको याद रखना है, एक और नाला जो कि आपके, अब यहाँ पे क्या है ऊपर, ये कौन सा है? ये धौलाधार है ना। तो धौलाधार से बहुत सारी ट्रिब्यूटरी निकलती है जो आपकी ब्यास में मिलती है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो बैजनाथ से होते हुए, बैजनाथ के थोड़ा आगे से धौलाधार से निकलती है, और आगे जाकर के थोड़ा मंडी से आगे जाकर के ब्यास में मिलती है, इसका नाम है ऊहल नाला। तो ऊहल नाला, ऊहल नाला। ठीक है, ऊहल नाला हो गया। ऊहल नाला, ऊहल नाला याद रखना है आपको, जोगिंदर नगर वाला एरिया है ये, नॉर्थ मंडी वाला जोगिंदर नगर वाला हो गया। फिर आगे जाकर के कमांड आ गया जहाँ पे आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो वो भी इसी के ऊपर है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो आपका यहाँ पे है, दो निकलती है, एक निकलती है बैजनाथ से, एक निकलती है आपकी पालमपुर से। तो जो बैजनाथ के पीछे से निकलती है उसका नाम है बिनुआ खड्ड। तो जो बैजनाथ पूछा जाएगा, बैजनाथ किस नदी के ऊपर है? बिनुआ खड्ड के ऊपर है। तो बिनुआ खड्ड धौलाधार से निकलता है, आगे जाकर के फिर मिल जाएगा वो संदोल के पास, ब्यास में। और दूसरा है फिर आपका जो पालमपुर से निकलती है, इसका नाम है न्यूगल। तो न्यूगल निकलती है आपके पालमपुर से। अच्छा, ऊहल, ऊहल का बता रहे, ऊहल का पूछ रहे फिर से। तो ऊहल आपके बैजनाथ के ईस्ट से, धौलाधार के फुट हिल्स से निकलती है, आगे जाकर के फिर ये मिल जाती है मंडी से थोड़ा सा आगे की तरफ। जब आप इधर से अगर शिमला से जा रहे हो वहां पे ये मिल जाती है। ऊहल के ऊपर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है आपकी आईआईटी मंडी, आईआईटी मंडी, और आईआईटी मंडी आपका कमांद में। ठीक है, पालमपुर से निकला आपका न्यूगल खड्ड। बाकी जो कांगड़ा में उनको देख लेते हैं, जैसे एक है आपका बनेड़ खड्ड, बनेड़ खड्ड, बनेड़ खड्ड, इसको बाण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो बनेड़ खड्ड, इसको ही बाण गंगा भी कहा जाता है। बनेड़ खड्ड को ही बाण गंगा भी कहा जाता है। सारी की सारी धौलाधार की फुट हिल से निकल रही है। और उसके बाद अगला है आपका गज खड्ड।
गजखड, गजखड हो गया आपका। देहर खड हो गया। गजखड इकट्ठा लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। देहर खड हो गया। और आपका लूनी और मूसी खड हो गया। लूनी और मूसी खड हो गया। लूनी खड हो गया, मूसी खड हो गया। और इसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वो है चक्की खड। ठीक है। और लास्ट है आपकी चक्की खड। हम्म। तो चक्की खड, ये है चक्की खड। चक्की खड को इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चक्की खड बाउंड्री बना रहा है हिमाचल की। तो हिमाचल की पंजाब के साथ बाउंड्री कौन बनाता है? चक्की खड। और ये चक्की खड आगे जाकर के ब्यास में कहाँ पे मिलता है? बिल्कुल बाउंड्री पे, मिरथल, जहां से ब्यास नदी बाहर निकल रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका चक्की खड। तो चक्की खड के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है आपकी नूरपुर। ठीक है। अब एक दो नीचे से लिख लो थोड़ा सा। एक लिखो मानखड। मानखड। और एक है आपका कूणाखड। ये दोनों, मानखड और कूणाखड। मानखड शायद सुजानपुर के पास में है और कूणाखड आगे नादौन के पास में है। तो मान और कूणाखड, ये दोनों हमीरपुर में है। मानखड और कूणाखड। ठीक है। ये दोनों हमीरपुर में है। तो ये तो हो गया आपका ब्यास। होगी ब्यास, सभी की होगी। तो फिर आगे बढ़े फिर। ब्यास की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ब्यास नदी की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है आपकी पार्वती। पार्वती के ऊपर हिमाचल का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। सबसे बड़ा बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये हिमाचल सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और अभी ये अंडर ऑपरेशनल है, अलग अलग स्टेज में ये बन रहा है। तो इसके बारे में लिख लो, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल, 5 राज्यों का है वैसे ये। और इसकी क्षमता है आपकी 2051 मेगावाट। पार्वती 2050 मेगावाट, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। ठीक है। ये हिमाचल का सबसे बड़ा है। हिमाचल का सबसे बड़ा। जब बन जाएगा तब हो जाएगा, अभी भी इसको ही सबसे बड़ा बोला जाता है। अलग अलग स्टेज में ये बन रहा है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हिमाचल सरकार, हिमाचल में जितने भी ज्यादातर प्रोजेक्ट है ये ज्यादातर 90% आपके भारत सरकार के हैं। ठीक है। SJVNL सारा का सारा भारत सरकार का है। तो हिमाचल सरकार का जो अपना प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट है। तो याद रखना है, हालांकि ये पीछे टूट गया है ये, बट फिर भी लार्जी प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और इसकी जो कैपेसिटी है लार्जी की, वो है आपकी 126 मेगावाट। 126 मेगावाट लार्जी। ये हिमाचल सरकार का, हिमाचल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 100% एक्सक्लूसिव हिमाचल प्रदेश सरकार का। ठीक है। उसके बाद आप आजकल एक प्रोजेक्ट क्योंकि काफी न्यूज में है, वो है आपका शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में देख लो आप। शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जोगिंदर नगर में है। और ये ऊहल नदी के ऊपर है। ऊहल नदी के ऊपर है ये। ठीक है। और ये 110 मेगावाट का है।
110, 110 मेगावाट का है, ऊहल नदी के ऊपर है, और ये पंजाब सरकार के अधीन आता है, क्योंकि जिस समय पे ये बना था तो उस समय पे ये वाला एरिया पंजाब के अधीन था, और ये उस समय पे 100 साल के लिए ही पंजाब के अधीन था। और इसकी लीज अभी खत्म हो गई है, तो हिमाचल सरकार इसको वापस ले रही है, पंजाब वाले वापस नहीं दे रहे, इसलिए केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है, क्योंकि ये खबरों में है कि इसको बनाया गया था 1932 में। ठीक है, तो 1932 में इसको बनाया गया था शानन। इसकी कितनी, 110 मेगावाट है इसकी। और कहाँ पे है ये, मंडी जोगिंदरनगर में। ठीक है, बड़े आगे। तो ये तो हो गया आपका किसका, ब्यास का। ब्यास के बारे में। अच्छा, ब्यास आगे जाकर के सतलुज में कहाँ पे मिलती है, हरि के पतन। तो हरि के पतन में ब्यास आगे जाकर के सतलुज में मिलती है, पंजाब में। ठीक है, ब्यास की हिमाचल में लंबाई 286 किलोमीटर। ये फिर सारी की सारी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। अब देखते हैं फिर सतलुज। सतलुज, ठीक है। सतलुज इकलौती ऐसी नदी है जो कहाँ से निकलती है, ये है आपका कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के फुट हिल पे, यहाँ पे है आपका कौन सा ताल, जहां से सतलुज निकलती है, ठीक है, राकस ताल। और उस राकस ताल से निकलती है आपकी सतलुज, और उसके बाद ये हिमाचल में एंटर कर जाती है, कहाँ पे, ये शिव किला में फिर हिमाचल में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों साथ में कैलाश पर्वत के यहाँ पे है आपका मानसरोवर, मानसरोवर के साथ में है आपका राकस, और राकस से निकलती है आपकी सतलुज। उसके बाद सतलुज फिर किन्नौर में एंट्री कर जाती है। किन्नौर में ये एंट्री कहाँ पे करती है, शिव किला, शिव किला पास में ये किन्नौर में एंट्री करती है, शिव किला दर्रा में। और उसके बाद ये फिर यहाँ से किन्नौर को दो भाग में बांटती है। किन्नौर के बाद फिर ये शिमला के रामपुर में एंटर कर जाती है, और उसके बाद ये थोड़ा सा कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाती है, आगे जाकर के मंडी के साथ बाउंड्री बनाती है, और उसके बाद ये सोलन में एंटर करती है, और सोलन से फिर ये बिलासपुर में एंटर करती है, और बिलासपुर में फिर आगे जाकर के ये एंटर कर जाती है पंजाब में। और बिलासपुर में जहाँ से ये छोड़ने वाली है, वहाँ पे उसने उसके ऊपर हमने बना दिया है डैम। उस डैम का नाम है भाखड़ा बांध। उस डैम से पानी रोका गया, इसलिए उसकी वजह से यहाँ पे बन गया बहुत सारा पीछे सागर, जिसको बोलते हैं गोविंद सागर। तो गोविंद सागर किसके ऊपर बना है, भाखड़ा डैम की वजह से बना है आपका गोविंद सागर। और गोविंद सागर किस जिले में है, तो आपके बिलासपुर में सबसे ज्यादा है, और थोड़ा सा पोर्शन आपके ऊना में भी है। ठीक है, गोविंद सागर की चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बनाया आपका भाखड़ा डैम। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट शिप की, और एग्जिट पॉइंट जहां से बाहर निकलती है, तो मोटा मोटा देखना है तो भाखड़ा बांध, कि भाखड़ा में सतलुज नदी हिमाचल को छोड़ के पंजाब में चली जाती है। अगर बहुत ही स्पेसिफिक होना है तो गांव का नाम है नेला। ठीक है, नीला गांव का नाम अगर स्पेसिफिक हो जाना है। तो यही चीज अब हम ब्रॉडर लेवल पे देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कौन सी है, रिकांगपियो, ये होगी, रिकांगपियो हो गई। उसके बाद आगे जा करके कड़छम हो गया। कड़छम के बाद यहाँ पे आओ सीधा ज्यूरी, रामपुर में ज्यूरी। फिर आओ आप रामपुर, ज्यूरी हो गया, रामपुर हो गया, नोगली हो गया। उसके बाद आ गया वो आप फिर यहाँ पे आपका तत्तापानी। ठीक है, तत्तापानी के बाद फिर बिलासपुर शहर, और फिर उसके बाद भाखड़ा। ठीक है, तो अब यही चीज को देख लेते हैं एक एक करके ट्रिब्यूटरी के साथ में। जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसके अलग अलग नाम है।
वैदिक नाम कुछ और है, ग्रीक नाम कुछ और है, तिब्बतन नाम कुछ और है, सारे के सारे नाम याद नहीं रखना, कुछ कुछ ही नाम याद रखना। शौ और सौ जहाँ पे आगे होगा वो सतलुज के ही नाम है। ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक फिर। तो कहाँ से आई? शिव किला से आई, और उसके बाद यहाँ से फिर बाहर चली गई। ठीक है। चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, क्वेश्चन पूछा जाएगा सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो कौन सी है सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी? स्पीति। स्पीति नदी सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो सबसे पहले स्पीति के बारे में ही देख लेते हैं। ठीक है। तो स्पीति नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे एक पास है जो लाहौल और स्पीति को अलग करता है। इस पास का नाम है कुमकुम कुंजुम पास। ठीक है। तो कुंजुम पास है। कुंजुम पास के ईस्ट से निकलती है आपकी स्पीति, और ये स्पीति नदी आगे बहती है और ये पूरा का पूरा स्पीति घाटी बनाती है। ठीक है। तो स्पीति घाटी का नाम ही पड़ा है स्पीति नदी के उससे। इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है आपका? कुंजुम। कुंजुम दर्रे से निकलती है आपकी स्पीति नदी, आगे जाकर के गई, और फिर आगे जाकर के फिर स्पीति नदी किस में मिल जाती है आपके? सतलुज में मिलती है। कहाँ पे? किन्नौर में। अब इस पॉइंट का नाम देख लेते हैं जहां पे स्पीति नदी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की वो यहाँ पे मिलती है। तो तिब्बत में संगम को बोला जाता है खाब। तिब्बती भाषा में, यहाँ पे क्योंकि भाषा यहाँ पे लोग तिब्बती ओरिजिन वाले हैं, तो जहां पे ये मिलती है इसको बोला जाता है खाब। खाब यानी संगम। और जो पूरा का पूरा जो बड़े वाला एक एरिया होता है उसको बोला जाता है नामगिया। तो याद रखना है, नामगिया भी हो सकता है, खाब भी हो सकता है ऑप्शन में। तो खाब नामगिया पे मिल जाती है स्पीति नदी आपके सतलुज में। ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत स्पीति नदी के बारे में भी देख लेते हैं, स्पीति के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो अब हम ट्रिब्यूटरी के बारे, हम सतलुज की ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में देख रहे हैं। अब हम जो सतलुज की जो पहली ट्रिब्यूटरी है जो सबसे बड़ी थी स्पीति, उसके बारे में देख रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है स्पीति घाटी। इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी पिन घाट, पिन नदी। तो स्पीति की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है आपकी पिन। पिन निकलती है पिन पास से। पिन पास से, पिन दर्रे से निकली पिन, और आगे जाकर के पिन कहां पे मिल गई आपके? कहां पे मिली? स्पीति में मिली। तो पिन जो नदी है वो किस में मिली आपके? किस में मिली? स्पीति में थोड़ी ना मिली, इसमें मिली। हाँ, स्पीति नदी में मिली। ठीक है। तो स्पीति नदी में मिली। इस नदी का नाम पूछा जाता है, इस नदी का नहीं, इस जगह का नाम पूछा जाता है जहां पे पिन नदी स्पीति में मिली। तो धनकर जगह का नाम है। धनकर बहुत फेमस मोनेस्ट्री भी है जो हम आगे देखेंगे। तो धनकर में संगम है किसका? पिन और स्पीति का। ठीक है। धनकर। अब आगे इसकी थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। जैसे एक है आपकी चियांग, एक है लिंगटी, एक है तेगपो। तो चियांग, लिंगटी, तेगपो। चियांग, तेगपो और लिंगटी। ये याद रखना, लिंगटी। लिंगटी इंपॉर्टेंट है। चियांग, टेगपो, लिंगटी, ये किसकी सहायक नदी है? तो चियांग, तेगपो, लिंगटी, ये और पिन, ये चार स्पीति की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। लिंगटी आगे आएगा एक बार। बैली, लिंगटी घाटी, वो इंपॉर्टेंट है किसी कारणों से, वो मैं वहीं पे बताऊंगा। बस याद रखना कि हमने देख लिया पिन। पिन, लिंगटी, तेगपो किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्पीति की है। ठीक है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है आपका धनकर, ये तो आपने देख लिया। धनकर, और यहां से जब आप इधर से इधर को जाते हो ना, तो के आता है, के। सबसे पहला के है आपका किब्बर। किब्बर बहुत बड़ा एरिया है, ये पीछे का एक ये हो गया। उसके बाद आ गया आपका
काजा। काजा हेडक्वार्टर है स्पीति का। तो काजा स्पीति का हेडक्वार्टर है। उसके बाद एक और की है जिसको बोला जाता है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री। तो किब्बर, काजा, की, ये तीनों की तीनों किस में है? स्पीति घाटी में है ये सेटलमेंट। ठीक है। और एक और सेटलमेंट है आपको जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ में है यहाँ पे, वो है आपका ताबू। ताबू में फिर मोनेस्ट्री भी है आपकी। ठीक है। तो स्पीति के बारे में आपको जितना पता होना चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पता चल गया है। ठीक है। बड़े अब किन्नौर में आगे, स्पीति का देख लिया। तो अब किन्नौर में देखते हैं। किन्नौर में ऐसे ही सिंपल कि भाई दो भाग में कौन सी नदी काटती है? सतलुज। किन्नौर में इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वो है ये, इसका नाम है आपका, है कि- बासपा। तो बासपा सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किन्नौर में सतलुज की, आफ्टर आफ्टर स्पीति। स्पीति के बाद। और ये कहाँ पे मिल रही है इसमें? इस जगह का नाम जरूर याद रखना है, कड़छम। कड़छम में कौन सी मिल रही है? बासपा। कड़छम में बासपा मिल रही है। उसके बाद एक दो और लिखो आप, जैसे एक है आपका टीडोंग। एक है आपका टीडोंग। टीडोंग हो गया। अगला है आपका काशांग, शोरांग। काशांग हो गया। काशांग, शोरांग। यहाँ पे होगी बिल्कुल शुरुआत में जो निचार वाला एरिया है, यहाँ पे होगी आपकी भाभा। भाभा भी याद रखना है। भाभा के ऊपर अभी बता दूंगा मैं, चलो लिख ही लो साथ में कि भाभा के ऊपर सबसे पहला हिमाचल का भूमिगत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है संजय गांधी विद्युत परियोजना। तो भाभा नदी के ऊपर है संजय गांधी विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अंडरग्राउंड, जिसका स्विच यार्ड अंडरग्राउंड में है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो अंडरग्राउंड नहीं होता बट स्विच यार्ड है वो अंडरग्राउंड होता है, बट इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बोला सिंपल इतना जाता है कि जो पहला भूमिगत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल का कौन सा है? भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और भाभा का नाम है आपका संजय गांधी विद्युत परियोजना वो। ठीक है। आज के समय में भाभा नगर किसी और को बोला जाता है, पहले यही था जब यहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना, तो उसके बाद फिर ये चीज हुई। ठीक है। ओके। तो एक ये हो गया। बाकी तो फिर एक और लिख लो आप, रूपी। रूपा। रूपा, RUPA, रूपा। RUPA, रूपा। रूपा घाटी। ठीक है। ओके। और इसके बाद फिर ये एंटर कर जाती है कहाँ पे? शिमला में। जगह का नाम है जहाँ पे ये छोड़ती है किन्नौर को, चौड़ा। तो चौड़ा में ये किन्नौर को छोड़ जाती है और उसके बाद शिमला के रामपुर में एंटर कर जाती है। ठीक है। चौड़ा में। हालांकि बहुत ही स्पेसिफिक होना है जो कि जरूरत नहीं है। तो भड़ाल, भड़ाल जगह का नाम है जहाँ पे शिमला में एंटर करती है। चौड़ा है जहाँ से किन्नौर को छोड़ती है। याद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चौड़ा रखना है। ठीक है। तो चौड़ा याद रखना है जहाँ पे सतलुज किन्नौर को छोड़ती है और उसके बाद ये एंटर कर जाती है शिमला के रामपुर में। ठीक है। रामपुर में जब ये एंटर करती है तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो सेटलमेंट है वो है आपकी गानवी, हाँ, ज्यूरी। ज्यूरी। ठीक है। अब ज्यूरी में दो खड्ड मिलते हैं। एक है आपका गानवी खड्ड और दूसरा है उनु नाला। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यूरी में एक मिलता है गानवी खड्ड जो कि ऊपर आपके मणिमहेश वाले ग्लेशियर से श्रीखंड वाले ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है। और दूसरा है आपका उनु नाला जिसके ऊपर एक छोटा सा डैम नहीं,
डैम तो गानवी की तरफ है, आपका वो है गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है, तो ऊनू नाला, और ये आपको याद रखना है, गानवी खड और ऊनू नाला पेपर में पूछा जाता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। गानवी खड, अच्छा अभी बहुत सारे खड लग रहे होंगे आपको, लग रहे हैं ना, कि बस पहली बार लगते हैं, उसके बाद जब आप मैप में डाल देते हो तो नहीं लगते। ठीक है, ठीक है, तो ऊनू नाला हो गया और गानवी खड हो गया। ओके, उसके बाद फिर आगे जा करके एक और इम्पोर्टेंट है जो आपका यहाँ पे, जो पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, रामपुर से थोड़ा सा इधर हमारी तरफ, इसका नाम है आपका नोगली खंड। तो नोगली खंड, अगला नोगली खंड। ठीक है, अब कुल्लू से देखते हैं, श्रीखंड वाले ग्लेशियर से निकलते हैं आपका, एक है समेज खंड, दूसरा है कुरपाण खंड। तो अभी पीछे जहाँ पे वो भी आया था, फ्लैश फ्लड, एक है आपका कुरपाण खंड, ठीक है, कुरपाण खंड, और दूसरा है आपका समेज नाला। मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, आप सिंपल इतना लिखो, कुरपाण खंड और समेज नाला, समेज नाला और कुरपाण खंड। कुरपाण खंड और समेज नाला, इधर को लिख दिया, इधर को समेज है, इधर को कुरपाण खंड है। और आगे जा करके एक और लिखो आप, जो कि बाउंड्री बनाता है मंडी और किसकी, कुल्लू की, इसका नाम क्या है, बहना खंड। बहना खंड, जिसके ऊपर है आपका आनी। ठीक है, तो आनी किसके ऊपर है, आपका बहना खंड के ऊपर। ठीक है, तो बहना खंड, बहना खंड, आनी भी किसके ऊपर है, आपके बहना खंड के ऊपर है। तो सिंपल आपने कौन कौन से लिखे, निचली तरफ से लिखे आपने इधर से ऊनू नाला और नोगली खंड, और इधर से लिखे आपने गानवी खंड, कुरपन खंड, समेज खंड, बहना खंड। ठीक है, समेज और बहना खंड। ठीक है, अब मंडी में देख लेते हैं, दो है आपकी, जो आपकी करसोग वाले एरिया से है, एक का नाम है इमला, एक का नाम है बिमला। क्या सोच के रखा नाम, कोई पहाड़िया है। अ- अच्छा अच्छा, भृगु ऋषि की दो गाय है, कन्वाई, ओके ओके ठीक, ओके सर ठीक, ठीक है जी। और इसके बाद अगला है आपका, जो निकलती आपकी, फिर आपकी कहाँ पे निकल गई, यहाँ पे, हाँ। तो इमला बिमला आपके मंडी में होगी, और यहाँ से फिर एक और निकलती है मंडी से, हालांकि वो बिलासपुर में जाकर के यहाँ पे मिल जाती है, उसका नाम है आपका सीरखड़, सीरखड़। तो ये होगी आपकी सीरखड़, सीरखड़, बिलासपुर में आगे जाकर के मिलती है सीरखड़। ठीक है, ठीक है, स्पीड ठीक है, अगर ज्यादा लगेगी तो रोक लेना, अगर कम है तो फिर बता देना। ठीक है, तो सीरखड़ हो गया, ये वाला हो गया। अब देखते हैं, और इसकी सबसे पहले है आपकी सोलन में, सबसे पहली है आपकी अलीखड़, अलीखड़। अलीखड़ के बारे में अलग से लिख लो कि अर्की किसके ऊपर है, अलीखड़ के ऊपर है, एक। दूसरा, अलीखड़ के ऊपर देओली फार्म है, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा फिश फार्म है। देओली फार्म अलीखड़ के ऊपर है, बिलासपुर में, हिमाचल का सबसे बड़ा फिश फार्म है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर मछलियों का उत्पादन होता है एशिया में। ठीक है, पर हेक्टर सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है एशिया में। तो देवली फार्म ऐसे ही याद रखना है, कहाँ पे है, ये बिलासपुर में है, किस नदी के ऊपर है, अली, सोलन में नहीं है। ये देखो, सोलन से निकलती है और आगे जाकर के बिलासपुर में मिल जाती है आपके
सतलुज में। तो इसलिए बिलासपुर में है आपका देवली फार्म। ठीक है, तो अली खड्ड के बारे में याद रखना है। अगला है आपका गंभर खड्ड, जो कि शिमला में तारा देवी की पहाड़ियों से निकलता है और आगे जाकर के सोलन से होते हुए फिर बिलासपुर में मिल जाता है सतलुज में। यह है आपका गंभर खड्ड, तारा देवी की पहाड़ियों से निकलता है। गंभर खड्ड, आपने गंभर पुल भी सुना होगा सोलन में, और आपने गंभरी देवी भी सुनी होगी बिलासपुर में। गंभर खड्ड है आपका बिलासपुर में। गंभरी देवी बहुत फेमस गायिका थी, उनको संगीत में अवार्ड भी मिला हुआ है, और गंभरी नृत्य नृत्य भी फेमस है आपके बिलासपुर में। ठीक है, तो ये हो गया गंभर आगे जाकर के। ठीक है, ओके। और इसमें अब इसकी सबसे लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी आप देख लो, सबसे लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी जो कि यहाँ से ऊना से निकलती है। ऊना में शिवालिक का एक्सटेंशन है। ऊना में शिवालिक को क्या कहा जाता है? 16 सिंगी धार। तो 16 सिंगी ऊना में है, 16 सिंगी धार। उन 16 सिंगी धार से एक नदी निकलती है, जो कि आगे जाकर के यहाँ बना ऊना ऊपर जैसे है ना 16 सिंगी, एक नदी निकलती है जो ऊना को दो उसमें बांट देती है, और आगे जाकर के फिर हिमाचल के बाहर आनंदपुर साहिब में मिल जाती है। वो कहाँ पे? सतलुज में, आनंदपुर साहिब के पास। और इस नदी का नाम है स्वान नदी। स्वान नदी, जिसको ऊना का दुख का दरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लड्स वगैरह वगैरह आते हैं। समझ गए? समझ गए? ठीक है, स्वान नदी। ओके, अभी है आधा घंटा, मैं तभी छोड़ूंगा जब 6 बजेगी। ठीक है, ये हो गया, स्वान नदी हो गया। तो इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। स्वां, स्वां किसको कहते हैं? स्वां नदी है जो ऊना को बढ़ती है। ठीक है, और ये मिलती कहाँ पे है? आनंदपुर साहिब में मिलती है। किसमें? सतलुज में। अब एक लास्ट पॉइंट आप याद रखो कि ये है सतलुज, और ये है आपकी ब्यास। भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सीरखड्ड। सीरखड्ड मंडी से निकलता है, बिलासपुर में मिलता है। ठीक है, क्या देख रहे हो बार बार? जब क्लास खत्म होगी तब आप ऐसे सोचना 6 बज गए। ठीक है, बार बार नहीं चीजें, फिर आपको बुरा लग जाएगा, फिर मैं कुछ बोलूंगा। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्रोजेक्ट है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, नदियों को मिलाने वाला प्रोजेक्ट। ये बोला गया कि भाई ब्यास और सतलुज के पानी को मिलाते हैं। तो अगर पानी को मिलाना है तो सबसे पहले क्या कहा गया कि एक जगह पे पहले ब्यास के पानी को रोकना पड़ेगा। तो ब्यास के पानी को रोका गया सबसे पहले मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और रोकने के लिए बनाना पड़ा डैम। उस डैम का नाम है पंडो डैम। पंडो डैम। तो पंडो डैम कहाँ पे है? मंडी में है, और ये सबसे छोटा मैन मेड डैम है। तो ये सबसे छोटा कृत्रिम डैम है। क्यों बनाया? हमको थोड़ा सा पानी, सारा का सारा पानी रोकना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, हमने रोका काफी हद तक इसका पानी, ब्यास का पानी। इसके बाद हमने यहाँ से बना दिया, अब इसको जोड़ने के लिए यहाँ से हमने इसको फिर पानी को छोड़ दिया गया। और कहाँ के लिए छोड़ा हमने? इसके पानी को हमने छोड़ा सतलुज के लिए। ठीक है, कहीं पे अंडरग्राउंड और कहीं पे ऊपर से कैनाल बनाई गई। एक अंडरग्राउंड सुंदरनगर शहर के नीचे से भी जाता है, और उसमें थोड़ा सा रिसाव हुआ, लीकेज हुआ, और उसी की वजह से बन गई सुंदरनगर की झील। तो सुंदरनगर की झील मैन मेड है, बट वो एक्सीडेंटल मैन मेड है। ठीक है, वो एक्सीडेंटल बन गई, और आज के समय में सुंदरनगर को उसी झील की वजह से जाना जाता है। तो जो ये पानी छोड़ा जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, उसकी वजह से ये झील बनी। अब इसको, इसके पानी को जब इतना ज्यादा आगे सतलुज में छोड़ा गया तो रुकना भी तो पड़ेगा, नहीं तो एकदम से बांध वहां पे वो नहीं हो जाएगा फ्लड। इसलिए फिर इसके ऊपर भी पहले एक डैम बनाया गया रोकने से पहले, और उस डैम को बोला जाता है कोल डैम। कोल डैम कहाँ पे है? सलापड़, बिलासपुर में। ठीक है, ये है आपका कोल डैम सलापड़ बिलासपुर में, जो कि कहाँ के ऊपर है?
सतलुज नदी के ऊपर है, रशिया की मदद से बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीजें लिख लो। सबसे पहले लिखो आप कोल डैम की कैपेसिटी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो ये चीज समझ गए आप। तो जो आपका ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, पानी कहाँ से छोड़ा गया है और कहाँ पे आ रहा है? पंडो से छोड़ा गया है पानी को, ब्यास नदी से, और फिर सलापड़। सलापड़ कहाँ पे है? बिलासपुर में है। सलापड़ में इसके पानी को डैम बना के रोका गया है, और उस जो सलापड़ में डैम, उसका नाम है कोल डैम। कोल डैम के बारे में दो चीजें लिखो कि किसकी सहायता से बनाया गया है। ये आपके रशिया की सहायता से बनाया गया है, और कोल डैम की कैपेसिटी है 800 मेगावाट। 800 मेगावाट कोल डैम की कैपेसिटी। ठीक है, अभी तक का सतलुज के ऊपर जो सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है नाथपा झाकड़ी। नाथपा है किन्नौर में, झाकड़ी है रामपुर में। ठीक है, तो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी लिख लो 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी की 1500। ठीक है। अच्छा, कड़छम। कड़छम जहाँ पे बसपा मिलती है, किसमें? सतलुज में। तो कड़छम की कैपेसिटी लिख लो आप 1045 मेगावाट। और लास्ट में आप इसकी कैपेसिटी लिख लो किसकी? बाखड़ा डैम की। तो बाखड़ा डैम है जो आपका, इसकी कैपेसिटी है 1325 मेगावाट। बाखड़ा डैम को 1963 में बनाया गया है, और 1963 में जब इसको बनाया गया तो इसको बोला गया था उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि खुद आए थे यहाँ पे इनोग्रेशन के लिए, कि दिस विल बी प्रूव एज दी टेम्पल ऑफ न्यू इंसर्जेंट इंडिया, कि नए भारत का ये मंदिर। तो नए भारत का मंदिर किसको कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बाखड़ा बांध को कहा था। और बाखड़ा बांध की क्षमता कितनी है? 1325 मेगावाट। 1325। ठीक है, अब लास्ट है आपका कौन सा? तो ये सबसे लंबी है कैचमेंट एरिया की। हिमाचल की सबसे नदी कौन सी है, लंबी नदी आपकी? सतलुज। अलग अलग उससे बोला जाता है लाल नदी भी बोला जाता है, क्योंकि जब ये ऊपर आती है किन्नौर वाले अपर किन्नौर में, तो वहां पे क्या है? ड्राई एरिया है, कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है, तो वहां पे जो पत्थर मिलता है, मिट्टी मिलता है, उसकी वजह से इसका रंग नीले की वजह से, नीले के बजाय होके कीचड़ के जैसा हो जाता है, आपका लाल जैसा, भूरा जैसा। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी बाकी जो भी इसकी सारी चीजें हमने देख ली है, स्वां खड्ड, नोगली खड्ड। चलो अब देखते हैं यमुना। यमुना के बारे में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि यमुना कहाँ से निकलती है। तो यमुना का ओरिजिन पॉइंट ये है आपका इधर। देखो, एक ग्लेशियर है तो उसको एक ग्लेशियर कहा जाता है, एक पहाड़ कहा जाता है। जब बहुत सारे पहाड़ इकट्ठे होते हैं और बहुत सारा ग्लेशियर इकट्ठा होता है, यानी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर को कहा जाता है मैसिफ। ठीक है, तो मैसिफ ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। तो ये जो मैसिफ है यहाँ पे, इसमें से एक जो ग्लेशियर है, इसका नाम है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। या फिर ऐसे समझो कि ये जो इस मैसिफ में से जो आपका, इसको बोला जाता है बंदर पूछ मैसिफ। तो जो बंदर पूछ है, मैसिफ है, उसमें से एक जो पहाड़ी है, एक जो पहाड़ी है, इसका नाम है आपका, क्या नाम है? यमुनोत्री तो ग्लेशियर है, पहाड़ी का नाम क्या है? कालिंदी पर्वत। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत सारे पर्वत है। जब बहुत सारे पर्वत होते हैं इकट्ठे, उसको बोला जाता है मैसिफ। तो इस मैसिफ का नाम है बंदरपूछ मैसिफ। इस मैसिफ में से जो एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है आपका कालिंदी पर्वत। कालिंदी नदी पर्वत, कालिंदी पर्वत के इस पे है आपका क्या?
यमुनोत्री ग्लेशियर, और इस ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी यमुना। तो ये निकली यमुना, ये यमुना आई सिरमौर में, और ये यमुना यहाँ से निकल गई बाहर, और फिर आगे जाकर के ये यमुना फिर हरियाणा में एंटर करती है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है, और आगे जाकर के प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट क्या है, कालिंदी पर्वत भी बोला जाता है, इसीलिए यमुना का जो पौराणिक नाम है वो क्या है, कालिंदिनी। कालिंदिनी यानी जो कालिंदी पर्वत से निकलती है, जो कालिंदी पर्वत की पुत्री है। ठीक है। तो कालिंदी, और यहीं पे रहती थी एंशियंट टाइम में कालिंद, जो कुलिंद है आपकी, जो कनेत है, या फिर जो खश है। ठीक है। वो यहीं से संबंधित है, सारे के सारे सिरमौर और शिमला वाले एरिया से। ठीक है। तो इसके बाद ये एंटर कर जाएगी कहाँ पे, एंटर करेगी ये सिरमौर में, और उसके बाद सिरमौर से बाहर निकल जाएगी। सिरमौर में जिस पॉइंट में ये एंटर करती है, इसका नाम है आपका तो खोदरी माजरी। तो याद कैसे रखना है, खोद रही है, खोदरी माजरी सिरमौर में एंटर कर जाएगी, और खोदरी माजरी के बाद फिर एग्जिट पॉइंट का नाम है इसका ताजे वाला। तो ताजे वाला में यमुना नदी सिरमौर को छोड़ के, और पूछा जाता है कहाँ पे ये एंटर करती है, हरियाणा में। तो हरियाणा में फिर ये एंटर करती है इसके बाद। ये कुल स्ट्रेच जो है यमुना नदी का सिरमौर में, ये सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर का है। ठीक है। और यमुना नदी बाउंड्री बनाती है सिरमौर और उत्तराखंड का, इधर है आपका देहरादून। तो सिरमौर का जो एरिया है ये वाला, ये है आपका कियारदा दून, और परली तरफ है, तो ऐसे याद रखना है, ये है आपकी यमुना, और इधर को है सिरमौर का कियारदा दून, कियारदा और दून, और इधर को है आपका देहरादून। तो देहरादून और कियारदा दून के को डिवाइड कौन करता है, यमुना नदी। कियारदा हिमाचल का दून है, और देहरादून उत्तराखंड का दून है। ठीक है। दून होता है जो किसी जमाने में बहुत बड़ी बड़ी झील होती थी, वो झील से जो आराम आराम से पानी रिस गया, परकुलेट हो गया, और फिर वहां पे सूखा रह गया, और फिर एक बहुत बड़े टाइम बाद फिर वहां पे बन गया एक प्लेन जैसा, बट वो प्लेन नहीं है, वो एक दून होता है। ठीक है। दो पर्वत थे, इन दो के बीच में पानी होता था, झील होती थी, झील से आराम आराम से पानी निकल गया, यहाँ पे बच गया लैंड वाला पोर्शन, इसी को बोला जाता है दून। ठीक है। तो इसी तरीके से दो दून है, देहरादून जो उत्तराखंड में है, और आपका कियारदा जो यहाँ पे किस किस के बीच में है। ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट ने आपने देख लिया आपने। अब इसके बारे में एक दो प्रश्न लिखो कि सबसे पहले यमुन यमुनोत्री उद्गम है, यमुना नदी, इनका पौराणिक संबंध है आपका, इट हैज मिथिकल रिलेशन विद लॉर्ड सन, सूर्य भगवान की पुत्री इनको कहा जाता है। आपने इसके अगर पर्यायवाची है तो सुना होगा आपने सूर्य सुता, यानी सूर्य की जो पत्नी है। ठीक है, सॉरी, सूर्य की जो पुत्री है। ठीक है। तो सूर्य सुता भी यमुना को कहा जाता है, और यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। कालिंदी यानी कालिंदिनी, यानी जो कालिंद पर्वत से निकल रही है, और सूर्य सुते यानी जो सूर्य भगवान की पुत्री है। ठीक है। ओके। सबसे छोटी नदी है, और इसके ऊपर कुछ कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी है इसकी वो कौन सी है। ठीक है। तो बड़े से वाले मैप में मैं यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ की, ये है ना आपकी इधर, ये है, ये कौन सी है, तो ये है ना इधर लाल है, लाल कौन सी है, ये आपकी यमुना। ठीक है। ये यमुना है। अब देखते हैं सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी, तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, टॉस। तो टॉस के बारे में देख लेते हैं। टॉस इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो टॉस दो जगह से निकल रही है, रूपिन और सुपीन से। ठीक है। तो रूपिन और सुपीन से निकलती है आपकी टॉस। ठीक है। तो रूपिन, किधर, किन्नौर से निकलती है रूपिन, रूपिन हो गया किन्नौर में,
और सुपीन है आपका उत्तराखंड में। तो रुपीन और सुपीन, ये दोनों आगे जा करके नेटवर, नेटवार में ये मिल जाते हैं, और नेटवार से आगे फिर इसको बोला जाता है टॉन्स। तो टॉन्स कहाँ पे बनी है आपकी? नेटवार उत्तराखंड में। रुपीन किन्नौर से और सुपीन उत्तराखंड से दो धाराएं निकली। दोनों धाराएं नेटवार नामक जगह पे मिली, और उसके बाद इसको बोला जाता है टॉन्स। फिर टॉन्स उत्तराखंड से होते हुए, यहाँ पे गलत डिवाइस है, यहीं पे देख लेते हैं, या एक मिनट। तो ये है आपका क्या? नेटवार है। तो नेटवार में मिलती है दो धाराएं, जहां से बनती है टॉन्स। इसके बाद टॉन्स नदी बनी। फिर अब आगे जाकर के टॉन्स नदी बाउंड्री बनाती है। पूछा जाएगा पेपर में कि शिमला या हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर कौन सा है? टॉन्स नदी है। तो पहले टॉन्स बनाती है शिमला और उत्तराखंड का बॉर्डर, उसके बाद सिरमौर और उत्तराखंड का बॉर्डर। तो ये गई टॉन्स, और ये फिर इसने बॉर्डर बनाया सिरमौर का इसके साथ, और आगे जाकर के फिर ये बाउंड्री पे उत्तराखंड में कलसी नामक जगह पे मिल जाएगी। कहाँ पे? यमुना में। तो कलसी में कौन सी नदी मिलती है? टॉन्स नदी कलसी में मिलती है आपके यमुना में। ठीक है। टॉन्स नदी कलसी में मिलती है यमुना में। ठीक है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी इसकी? टॉन्स हो गई। उसके बाद दूसरी बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी? गिरी। तो दूसरी बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी गिरी। गिरी नदी शिमला के जुब्बल वाले एरिया से निकलती है, कुपाड़ या कुप्पड़ पीक। तो कुप्पड़ की चोटी से निकलती है आपकी गिरी। ठीक है। और आगे जाकर के फिर ये गिरी आगे जाकर के फिर गिरी सोलन और शिमला का, शिमला और सिरमौर का बॉर्डर, फिर सोलन का बॉर्डर, और इसके बाद फिर सिरमौर से होते हुए सिरमौर को दो भाग में डिवाइड कर देती है, और फिर ये मिल जाएगी किसमें? यमुना में। ठीक है। तो दूसरी सहायक नदी, पहली है आपकी टॉन्स, दूसरी है आपकी गिरी। टॉन्स निकली रुपिन और सुपिन से, गिरी निकली कुप्पड़ से, जुब्बल वाले एरिया से, दूसरी। और तीसरी है इसकी बाता, और तीसरी है आपकी बाता। ये तीन ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। पहली टॉन्स, दूसरी गिरी, तीसरी आपकी बाता। गिरी कहाँ पे मिलती है आपके यमुना में? तो मोखमपुर या फिर रामपुर घाट। तो मोखमपुर, ये जो पॉइंट है, मोखमपुर, मोखमपुर में गिरी नदी मिल जाती है, और ब्रैकेट में लिख लेना बड़े वाला एरिया है आपका रामपुर घाट। तो कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में, रामपुर घाट या मोखमपुर। गिरी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, कि यमुना कहाँ से ओरिजिन करती है? यमुनोत्री से। उसके बाद सिरमौर में एंटर करती है खदर माजरी, खुदर माजरी, उसके बाद ताजेवाला से बाहर निकल जाती है। अब यमुना की हमने सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पहले देखी कौन सी? टॉन्स। और उसके बाद दूसरी टॉन्स कहाँ से निकलती है? रूपिन सुपिन से, और मिलती कहाँ पे है? कलसी में। और उसके बाद गिरी, गिरी निकलती है कुप्पड़ पीक से, और मिलती कहाँ पे है? मोखमपुर या रामपुर घाट में। उसके बाद तीसरी है बाता, ये पोंटा साहिब से आगे।
वहां पे मिल जाती है ये, ठीक है। यमुना नदी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है पाउंटा साहिब। तो पाउंटा साहिब किसके ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर, ठीक है। कल इसकी ट्रिब्यूटरी यानी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी देख लेंगे, स्टार्टिंग के 10 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है जी, फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल ओके, ठीक है फिर सी यू टुमारो।